जय हिंद प्यारे साथियों। कैसे हो आप सब? बिल्कुल मस्त होंगे। यूनिक स्टडी विद अजय यूट्यूब चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। प्यारे साथियों, फिलहाल में हम सूचना और संचार प्रौद्योगिकी जो आईसीटी है उसके जो बहुत बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है जो पिछले 2-3 साल से बिल्कुल लगातार रिपीट होते जा रहे हैं, उन सभी को यहाँ पर हम सोल्व करने वाले हैं और बिल्कुल डिटेल के साथ सोल्व करेंगे। और प्यारे साथी, ये जो हम क्वेश्चन सोल्व कर रहे हैं वो हमारे खुद के नोट्सों से भी सोल्व कर रहे हैं इनको। ठीक है, तो एक एक करके हम इनको अच्छे से सोल्व करते हैं, बिल्कुल डिटेल से आपको समझाते हैं, सारा सब कुछ बहुत ही गजब तरीके से पढ़ेंगे। और प्यारे साथियों देखो, मैं आपको केवल यही कहूंगा, फिलहाल में आप उस टाइप की वीडियो, एक तो स्पेशली देखो, यदि आप रियलिटी के साथ एग्जाम क्वालिफाई करना चाहते हो ना, तो अब आप लाइव क्लास मत देखो प्यारे साथियों। लाइव क्लास में होता क्या है सीन, जैसे 1 घंटे की क्लास है तो उसको आपको लगातार 1 घंटे ही देखना पड़ेगा। सपोज डेट यहाँ पर मैं आपको क्वेश्चन सोल्व करवा रहा हूँ विद फुल डिटेल के साथ। कोई क्वेश्चन है ऐसा जो आपको बहुत अच्छे से आता है, आप यहाँ पर उसको स्किप कर सकते हो, डायरेक्टली आगे बढ़ सकते हो। लेकिन यदि आप लाइव क्लास देख रहे हो ना, तो आप आगे नहीं बढ़ सकते। जिस तरीके से टीचर पढ़ाता जाएगा, फिर वो चाहे आपको अच्छे से आता हो और चाहे नहीं आता हो, आपको उसको सुनना ही पड़ेगा। तो मैं तो आपको केवल और केवल यही रिकमेंड करूंगा प्यारे साथियों, यदि आप बहुत सीरियसली तरीके से लगे हुए हो तैयारी में, तो लाइव क्लास कतई मत देखो प्यारे साथियों। और इसके अलावा मैं आपको पढ़ने का थोड़ा सा मेजरमेंट बता देता हूँ। फिलहाल में यदि आपने बहुत डिटेल से अच्छे से तैयारी नहीं की है, बहुत अच्छे से आपकी तैयारी नहीं है, लेकिन आप अब फिलहाल में तैयारी कर रहे हो, तो प्यारे साथियों, लॉजिकल रीजनिंग, रिसर्च एप्टीट्यूड, टीचिंग एप्टीट्यूड, इन तीनों की आप वीडियोस देखो। और क्योंकि ये अंडरस्टैंडिंग टाइप की यूनिट है, आईसीटी ईवीएस, इन दोनों का आप पीडीएफ से रटो, क्योंकि ये रटने वाली यूनिट है तो इनको वीडियो देखने की जरूरत नहीं है। रीजनिंग, आरसी और डीआई, इनकी सही ढंग से प्रैक्टिस करो। मैथ आता है तो मैथ में कोशिश करो, अदरवाइज मैथ को बिल्कुल छोड़ दो। जब आपका टीचिंग एप्टीट्यूड, रिसर्च एप्टीट्यूड अच्छे से तैयार हो जाएगा, तो कम्युनिकेशन आधे से ज्यादा आपका ऑटोमेटिकली तैयार हो जाएगा, केवल फैक्ट को छोड़कर। और बात की जाए हायर एजुकेशन, हायर एजुकेशन से 3-4 क्वेश्चन आते हैं जो मोस्टली आपके यहाँ तो करंट अफेयर से कवर हो जाते हैं, 1-2 क्वेश्चन आते हैं जिसके लिए लास्ट में आपको टाइम बचे तो आप हायर एजुकेशन को पढ़ सकते हो, अदरवाइज उसको बिल्कुल स्किप कर सकते हो। और यदि आप सीरियसली तरीके से तैयारी में लगे हो, अब आपने सोच रहा है कि यार हम अच्छा स्कोर कर लें किसी भी तरीके से, कैसे भी करके, तो प्यारे साथियों, यहाँ पर फर्स्ट पेपर का नया क्रैश कोर्स शुरू हो चुका है और उस क्रैश कोर्स का टारगेट है 35+ क्वेश्चन ठीक करना। तो यदि आपका टारगेट है फर्स्ट पेपर में 35+ क्वेश्चन ठीक करना, तो आप क्रैश कोर्स ज्वाइन कर सकते हो, फीस केवल 600 रुपए। और यहाँ पर ये जो कॉन्टैक्ट नंबर है ना, इस कॉन्टैक्ट नंबर के थ्रू आप ये क्रैश कोर्स ले सकते हो। और यदि आप ज्योग्राफी का क्रैश कोर्स लेना चाहते हो तो वो भी आप ले सकते हो। अब हम एक एक करके पढ़ते हैं इन सभी चीजों को प्यारे साथियों। देखो, निम्नलिखित इकाइयों को सही क्रम में रखिए, जिसमें सबसे लघुतम इकाई से प्रारंभ करते हुए दीर्घतम इकाई की ओर चलो। अब आपने जैसे देखा होगा किलोबाइट, मेगाबाइट, गीगाबाइट, बाइट, टेराबाइट, बिट, तो आपके तुरंत दिमाग में आया होगा कि यार ये तो मेमोरी से रिलेटेड क्वेश्चन है। किससे रिलेटेड है? मेमोरी से रिलेटेड क्वेश्चन है। अब मैं आपको ऑप्शन नहीं दिखा रहा यहाँ पर, चलो देख लो ऑप्शन, अदरवाइज ऐसे करोगे कि यार ऑप्शन नहीं दिखाया। ऑप्शन देखो और अब इस क्वेश्चन का आंसर दो। आप इस क्वेश्चन का आंसर बनाने की कोशिश करो कि बाइट, किलोबाइट, मेगाबाइट, टेराबाइट, गीगाबाइट और बिट, इनको लोअर से हायर की ओर सही ढंग से व्यवस्थित करो इसमें। तो प्यारे साथियों देखो, सबसे छोटी इकाई होती है बिट। बिट में क्या होता है, इसको हम बाइनरी डिजिट भी बोल देते हैं। इसमें केवल 2 अंक शामिल होते हैं, या तो 0 होता है या 1 होता है। ठीक है, बिट से बड़ी इकाई होती है बाइट। बाइट से बड़ी इकाई होती है प्यारे साथियों किलोबाइट, केबी, फिर मेगाबाइट, फिर गीगाबाइट और फिर टेराबाइट। अब मैं इसको अपने नोट्सों से अच्छे से समझाने की कोशिश करता हूं। ये हमारे पेड बैच के नोट्स हैं, मोस्टली क्वेश्चन यहीं से बनते हैं प्यारे साथियों। देखो, सबसे छोटी इकाई होती है, यहां से हम शुरू कर रहे हैं, किलोबाइट, मेगाबाइट, गीगाबाइट, टेराबाइट, पेटाबाइट, हेक्साबाइट, जेटाबाइट और येटाबाइट। दोबारा से एक बार मैं बता देता हूं आपको। सबसे छोटा होता है किलोबाइट, फिर इससे बड़ा मेगाबाइट, फिर इससे बड़ा गीगाबाइट, फिर टेराबाइट, फिर पेटाबाइट, फिर हेक्साबाइट, फिर जेटाबाइट और फिर येटाबाइट। इसके अलावा यदि हम प्यारे साथियों इसके बाइनरी और दशमलव दोनों में बात करें, तो यहाँ पर 2 की घात 10 बढ़ती जाएगी, 2 की घात 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80।
यहाँ पर दशमलव की बात करें तो 10 की घात बढ़ती जाएगी, 10 की घात 3, 3 दूनी 6, 3 तिया 9, 3 चौक 12, 3 पंच 15, 3 छक्के 18, 3 7 21, 3 8 24 और आगे भी आप जा सकते हो। तो इनको आप इस तरीके से याद कर सकते हो। यह बाइनरी में है तो बाइनरी में सदा 2 की घात चलती है, ठीक है। 2 की घात 10 की सीक्वेंस में चलेगी, मतलब 10 का पहाड़ा चलेगा, 10 एकम 10, 10 दूना 20, 10 तिया 30, 10 चौक 40, 10 पंच 50, 10 छक्के 60, 10 7 70, 10 8 80, 10 9 90, इस तरीके से। यदि दशमलव की बात करें तो दशमलव की जो सीरीज है वो 10 की घात में चलती है। 10 की घात में 3 का पहाड़ा चलेगा, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 3 तिया 9, 3 चौक 12, 3 पंच 15, 3 छक्के 18, 3 7 21, 3 8 24, ठीक है। ये आप ऐसे कैसे याद कर लो, किलोबाइट, मेगाबाइट, गीगाबाइट, टेराबाइट, पेटाबाइट, हेक्साबाइट, जेटाबाइट और जेटाबाइट। ये आरोही क्रम है, बढ़ता हुआ क्रम है स्टोरेज कैपेसिटी का। अब देखो बिट के बारे में पढ़ लेते हैं। बिट का फुल फॉर्म होता है बाइनरी डिजिट। यह कंप्यूटर मेमोरी की सबसे छोटी यूनिट होती है। कंप्यूटर मेमोरी की सबसे छोटी यूनिट होती है। प्रत्येक बिट में एक डिजिट होती है, ध्यान रखना। अब देखो यहां से क्वेश्चन बनता है। देखो ये सबसे ज्यादा कंफ्यूज करने वाली चीज है, जो मैंने स्टार्टिंग में मैंने खुद ने भी गलती की थी ये बोलकर अभी इस क्लास में। और ये केवल इसीलिए किया था कि भाई यदि आपका बिट पड़ा हुआ है तो आप थोड़ा सा कॉमन सेंस यूज कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे। ये मैंने केवल इसी वजह से यूज किया था। जो बिट होता है ना, इसमें लोग बोलते हैं कि 2 इकाइयां होती हैं, या तो 0 होती है या 1 होती है, ठीक है। और ये मैंने अब भी बोला था कि बिट में इसका फुल फॉर्म बाइनरी डिजिट होता है, इसमें 2 इकाइयां होती है, 0 या 1। तो प्यारे साथियों 0 या 1, अब बताओ इस हालात में 2 इकाइयां कहां से होंगी? भाई एक ही होगी, या तो 0 होगा या 1 होगा। क्या होगा? या तो 0 होगा या 1 होगा। तो बिट में केवल एक डिजिट होती है, या तो फिर वो 0 होता है या फिर वो 1 होता है। इसके बाद हम बात करते हैं निबल की। एक निबल में 4 बिट्स होते हैं। जब प्यारे साथियों 4 बिट्स मिलेंगे, 4 बिट्स आपस में मिलते हैं तो उससे क्या बनता है प्यारे साथियों? एक निबल बनता है। तो 4 बिट्स के मिलने से एक निबल बनता है। इसके अलावा प्यारे साथियों 8 बिट्स के मिलने से एक बाइट बनता है, ठीक है। और 1 किलोबाइट में कितना होता है प्यारे साथियों? अब ये सबसे मेन बात आती है कि 1 किलोबाइट में कितना बाइट होता है? तो 1024 होता है प्यारे साथियों, ठीक है। 1000 जो किलोबाइट है, 1 किलोबाइट है जो 1024 बाइटों से मिलकर बना होता है। तो मैं एक बार दोबारा बताता हूं, निबल में 4 बिट्स होते हैं, बाइट में 8 बिट्स होते हैं, ठीक है। इसके अलावा आप कह भी सकते हो कि बाइट में 2 निबल होते हैं, ठीक है। अब 1 किलोबाइट में 1024 बाइट होते हैं। 1 किलोबाइट में कितने बाइट होते हैं? 1024 किलोबाइट होते हैं। अब हम बात करें प्यारे साथियों मेगाबाइट के बारे में, बता देता हूं आपको कि मेगाबाइट में कितने बाइट होते हैं। तो प्यारे साथियों सीधी सी बात है, मेगाबाइट में कितने बाइट होंगे? 1024 मल्टीप्लाई 1024। गीगाबाइट में 1024 मल्टीप्लाई 1024 मल्टीप्लाई 1024। टेराबाइट में 1024 मल्टीप्लाई 1024 मल्टीप्लाई 1024 मल्टीप्लाई 1024, ठीक है। पेटाबाइट में 1024 मल्टीप्लाई 1024 मल्टीप्लाई 1024 मल्टीप्लाई 1024 मल्टीप्लाई 1024 मल्टीप्लाई 1 2 3 4 5 होंगे। इसी तरीके से हेक्साबाइट में 1024 6 बार गुना होगा। और इसी तरीके से प्यारे साथियों जेराबाइट में 1024 7 गुना होगा, येटाबाइट में 1024 8 गुना होगा, ठीक है। तो बस इसको याद करने का यही तरीका है कि किलोबाइट की शुरुआत कहां से हो रही है? 1024 बाइट से हो रही है। तो मेगाबाइट में क्या होगा? फिर 1024 मल्टीप्लाई में आ जाएगा। फिर गीगाबाइट में क्या होगा? 1024 मल्टीप्लाई में आ जाएगा। टेराबाइट में फिर 1024 मल्टीप्लाई में आ जाएगा। पेटाबाइट में फिर 1024 मल्टीप्लाई में आ जाएगा। हेक्साबाइट में 1024 मल्टीप्लाई में आ जाएगा। जेटाबाइट में 1024 मल्टीप्लाई में आ जाएगा। येटाबाइट में 1024 मल्टीप्लाई आ जाएगा, ठीक है। तो जब आपको ये सीक्वेंस याद हो जाएगी तो ये रटने की जरूरत कतई नहीं है आपको। और इस टाइप का क्वेश्चन बन चुका है, वो भी मैं आपको आगे सोल्व करवाऊंगा। यहां तक का क्लियर हो गया होगा आपको सब कुछ। ये हमारे नोट्स हैं प्यारे साथियों, नोट्सों से क्वेश्चन बनते हैं। और ये क्रैश कोर्स में यही नोट्स मैं प्रोवाइड करवाऊंगा, बहुत इंपॉर्टेंट नोट्स। मात्र 600 रुपये फीस है और बहुत आसानी से कम टाइम में बहुत गजब तरीके से कवर कर सकते हो। और 100% 35+ क्वेश्चनों का स्कोर हो जाएगा आपका। इस तरीके से तैयार किए नोट्स आएंगे। अब हम बात करते हैं, देखो यहां पर लिखा हुआ है एक नए लैपटॉप का निर्माण किया गया जिसका भार कम है और अधिक लघु है।
मतलब एक लैपटॉप का निर्माण हुआ जिसका वजन कम है और वो बहुत ही छोटा है, वह अपने पूर्ववर्ती मॉडल्स की तुलना में कम बिजली का उपयोग करता है। और वो जो कंप्यूटर है ना, अपने जो पुराने मॉडल्स हैं उनकी तुलना में बहुत ही कम बिजली का यूज करता है। इसको बनाने में निम्नलिखित में से किस प्रौद्योगिकी का उपयोग किया गया होगा? सॉलिड स्टेट हार्ड ड्राइव का, यूनिवर्सल सीरियल बस माउस का, फास्टर रैंडम एक्सेस मेमोरी का और ब्लू रे डिस्क का। बताओ प्यारे साथियों, ये कॉमन सेंस वाले क्वेश्चन है ये। यदि लेकिन आपको इनके बारे में पता होना चाहिए, कीवर्डों के बारे में ज्यादा नहीं, केवल थोड़ा थोड़ा पता होना चाहिए। आप इस क्वेश्चन का 100% आंसर दे सकते हैं। ठीक है, देखो प्यारे साथियों, जब आप कंप्यूटर को पढ़े होंगे, थोड़ा सी मोटा मोटा तौर पर भी पढ़ा होगा आपने, तो आपको पता चला होगा कि इस तरीके का कोई शब्द नहीं है। ब्लू रे डिस्क ये कुछ अलग ही चीज है, जैसे सीडी, डीवीडी, ब्लू रे डिस्क, ये तीनों मैं आपको पढ़ा चुका हूँ। सीडी भी मैं पढ़ा दिया आपको, डीवीडी भी मैंने पढ़ा दिया आपको, ब्लू रे डिस्क भी मैंने पढ़ा दिया। सीडी, डीवीडी, ब्लू रे डिस्क, इन तीनों के टाइप्स होते हैं, वो भी मैंने आपको पढ़ा दिया है। आपको याद होगा, यदि आप मेरे पेड बैच में हैं तो मैंने CDR, CD, WR, CD, रोम, इस तरीके से मैंने पढ़ाया था आपको। ठीक है, इसके 4 टाइप से चारों मैंने पढ़ा दिया था। तो प्यारे साथियों, इसका सबसे बड़ा रीजन क्या होगा कि इसमें सॉलिड स्टेट हार्ड ड्राइव का यूज हुआ। जो नई पीढ़ी का जो कंप्यूटर था उसमें हमने सॉलिड स्टेट हार्ड ड्राइव का यूज किया। जब उसमें हमने सॉलिड स्टेट हार्ड ड्राइव का यूज किया तो उसका क्या हुआ, कंप्यूटर की जो प्रोसेसिंग स्पीड थी वो बढ़ गई, कंप्यूटर का जो आकार था वो छोटा हो गया। जब कंप्यूटर का आकार छोटा होगा तो उसका वजन ऑटोमेटिकली कम होगा। ठीक है, साथ ही साथ वो बिजली का भी बहुत ही कम उपयोग करने लग गया। तो ये सब कुछ किसकी बदौलत होगा? SSD की बदौलत होगा। अब ये SSD क्या है, देखो मैंने नोट डाल के लिखा रखा है नोट्स में, ये देखो SSD सॉलिड स्टेट ड्राइव का फुल फॉर्म होता है। यह एक प्रकार का सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस है। सबसे पहली बात प्यारे साथियों, जो SSD है वो सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस है। SSD में डेटा को स्टोर करने के लिए अर्धचालक चिप का प्रयोग किया जाता है। अब अर्धचालक चिप क्या होता है ये मैं आपको पढ़ा चुका हूं, इसलिए मैं यहां पर इसको नहीं पढ़ाने वाला आपको। SSD में डेटा को स्टोर और प्राप्त करने के लिए एक प्रकार की फ्लैश मेमोरी का उपयोग होता है। अब ये फ्लैश मेमोरी क्या होती है, ये एक तरीके से जैसे कैश मेमोरी होती है उसी तरीके से एक फ्लैश मेमोरी होती है। ये दोनों भी मैं आपको पढ़ा चुका, इसलिए यहाँ पर मैं फ्लैश मेमोरी के बारे में भी आपको नहीं बताऊंगा। बस आपको इतना बता रहा हूँ कि SSD एक सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस है। SSD डेटा को स्टोर करने के लिए अर्धचालक चिप का प्रयोग करता है। SSD में डेटा को स्टोर प्राप्त करने के लिए एक प्रकार की फ्लैश मेमोरी का उपयोग किया जाता है। ठीक है, इसी तरीके से प्यारे साथियों एक HDD भी होता है जिसको हम बोलते हैं हार्ड डिस्क ड्राइव। यह एक नॉन वोलेटाइल मेमोरी हार्डवेयर डिवाइस है। HDD क्या है प्यारे साथियों? HDD का फुल फॉर्म होता है हार्ड डिस्क ड्राइव। यह एक नॉन वोलेटाइल मेमोरी हार्डवेयर डिवाइस है। इसका काम कंप्यूटर डेटा को स्थायी रूप से संग्रहित व पुनः प्राप्त करने के लिए किया जाता है। जो HDD है इसका फुल फॉर्म होता है हार्ड डिस्क ड्राइव। ये एक नॉन वोलेटाइल मेमोरी है। ये कैसी एक नॉन वोलेटाइल मेमोरी है। अब जैसे आपने दो शब्द सुने होंगे, एक वोलेटाइल मेमोरी, एक नॉन वोलेटाइल मेमोरी। वोलेटाइल मेमोरी और नॉन वोलेटाइल दोनों शब्दों को सुनते ही आपके दिमाग में आया होगा वोलेटाइल क्या होता है और नॉन वोलेटाइल क्या होता है। जब मैंने पेड बैच में पढ़ाया था तो दोनों के बारे में बताया था मैंने कि वोलेटाइल का मतलब क्या होता है, नॉन वोलेटाइल का मतलब क्या होता है। वोलेटाइल और नॉन वोलेटाइल इन दोनों शब्दों के बेस पर मैंने मेमोरी को पढ़ाया था आपको कि रैम वोलेटाइल होती है, नॉन वोलेटाइल होती है, रोम वोलेटाइल होती है या नॉन वोलेटाइल होती है। वोलेटाइल मेमोरी और नॉन वोलेटाइल मेमोरी की क्या क्या विशेषताएं होती हैं, और मैंने स्पेशली आपको बोला था कि नोट डाल के लिख लो वोलेटाइल मेमोरी कौन कौन सी है, नॉन वोलेटाइल मेमोरी कौन कौन सी है। तो जो हार्ड डिस्क ड्राइव एक नॉन वोलेटाइल नेचर की मेमोरी है, इसका उपयोग हम डाटाओं को परमानेंटली तरीके से स्टोर करने के लिए यूज करते हैं ताकि हम डाटाओं का दोबारा से उपयोग कर सकें। प्रथम हार्ड डिस्क का निर्माण IBM के द्वारा किया गया था। इंटरनेशनल बिजनेस मशीन के द्वारा सबसे पहले हार्ड डिस्क का निर्माण किया गया था। HDD में SSD से ज़्यादा स्टोरेज देखने को मिलता है। जो HDD होता है, जो हार्ड डिस्क ड्राइव होता है, इसकी स्टोरेज कैपेसिटी प्यारे साथियों SSD की तुलना में कहीं ज़्यादा होती है। SSD फाइल को 200 MB पर सेकेंड से लेकर 500 MB पर सेकेंड तक कॉपी कर पाता है। प्यारे साथियों SSD में जो डाटाओं या फाइल को कॉपी करने की जो स्पीड होती है ना, वो 200 MB पर सेकेंड से लेकर 500 MB पर सेकेंड तक होती है। वहीं HDD में हार्ड डिस्क ड्राइव में प्यारे साथियों फाइल्स को कॉपी करने की जो स्पीड होती है
वो 50 MB से लेकर 150 MB पर सेकंड होती है। तो ये दोनों बातें आपको ध्यान रखनी है कि SSD में फाइल को कॉपी करने की जो स्पीड होती है 200 MB पर सेकंड से लेकर 500 MB पर सेकंड होती है। वहीं HDD में फाइल्स को कॉपी करने की जो स्पीड है वो 50 MB पर सेकंड से 150 MB पर सेकंड होती है। HDD की तुलना में SSD अधिक कीमती होती है, अधिक महंगी होती है। ये बातें आपको बहुत अच्छे से याद करना है। प्यारे साथियों, अभी तक क्वेश्चन तो 2 सोल्व हुए, लेकिन आपके बहुत सारे ओवरऑल बहुत सारे नए क्वेश्चन आपके सोल्व हो गए होंगे, तैयार हो गए होंगे। अब बात आती है ईमेल के बारे में। निम्नलिखित ईमेल फील्ड्स में स्वामी को संदेश मिलने पर वह कौन से ईमेल पता को जान सकेगा। प्यारे साथियों, ईमेल फील्ड्स में स्वामी को संदेश मिलने पर वह कौन से ईमेल पते को जान सकेगा। अब यहां पर देखो प्यारे साथियों, कंडीशन 2 में लिखा हुआ है ram@test.com, CC में लिखा हुआ है raj@test.com, ravi@test.com, BCC में लिखा हुआ है swami@test.com, rama@state.com। ठीक है, test.com। अब आपको देखो इस टाइप के क्वेश्चन आप कब सोल्व कर पाओगे, जब आपको CC और BCC इन दोनों के बारे में पता होगा कि CC क्या होता है, BCC क्या होता है। ईमेल में जो टू होता है वो हमें किसके बारे में बताता है, ईमेल में जो फ्रॉम होता है वो हमें किसके बारे में बताता है। टू फ्रॉम इनको हम बहुत अच्छे से जानते हैं, क्योंकि हम भाई ईमेल वगैरह तो लिखते रहते हैं हम। ईमेल भी नहीं तो भाई हमने कभी लेटर तो लिखा होगा, कोरियर तो कराया होगा कभी कोई सामान, तो उसमें हम टू और फ्रॉम का यूज करते हैं। फ्रॉम कहां से भेज रहे हैं, टू किसको भेज रहे हैं, तो हम जिसको अपना कोरियर कर रहे हैं उसका एड्रेस हम टू में डालते हैं, और जहां से हम कोरियर कर रहे हैं उसको हम फ्रॉम में डालते हैं। जैसे मैं आपको अपने नोट्स कोरियर करता हूं तो मैं अपना एड्रेस फ्रॉम में डालूंगा, आपका एड्रेस मैं टू में डालूंगा, क्योंकि मैं नोट्स आप तक पहुंचा रहा हूं इसलिए आपका एड्रेस टू में रहेगा। मैं अपने नोट्स आप तक पहुंचा रहा हूं इसलिए मेरा एड्रेस फ्रॉम में रहेगा। इतना तो समझ में आ गया होगा, टू और फ्रॉम का झंझट खत्म। अब बात आती है CC और BCC की, तो इन दोनों को मैं आपको अच्छे से समझाता हूं। देखो ये 4 कंडीशन है, ram@test.com, rama@test.com, raj@test.com, ravi@test.com। ठीक है, ram@test.com, ram@test.com, raj@test.com, ravi@test.com, rama@test.com। तो प्यारे साथियों यहां पर होगा ऑप्शन ए। ठीक है, अब ये ऑप्शन ए कैसे होगा ये मैं आपको समझाता हूं, ये आपको तब समझ में आएगा। सॉरी, ऑप्शन सी होगा यहां पर, सॉरी, क्योंकि यहां पर देखो थोड़ा सा कॉमन सेंस यूज करो। यहां पर क्या हो रहा है सीन भाई, देखो यहां पर राज और रवि, रवि, राज और राम, रवि, राज और राम, इन तीनों के एड्रेसों को वो देख पाएगा। अब मैं आपको समझाता हूं कि ये किस तरीके से होगा। यहां पर राज, रवि और राम किस तरीके से होगा ये मैं आपको समझा देता हूं। यहां से आपको अच्छे से पता चल जाएगा कि यहां पर ये आंसर क्यों आ रहा है। देखो CC का सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए फुल फॉर्म, कार्बन कॉपी इसकी फुल फॉर्म होती है। क्या होती है? कार्बन कॉपी। CC का इस्तेमाल आप तब करेंगे जब आप कई लोगों को एक ही ईमेल भेजना चाहते हो और साथ में ही उन्हें यह भी बताना चाहते हो कि ये मेल आपने किस किस को भेजा है। अर्थात जब आप CC करते हो तो CC की लिस्ट भी ईमेल रिसीवर करने वाले लोगों को पता चल जाती है। अब मैं आपको मोटे मोटे तौर पर समझाता हूं हम CC क्या कैसे क्या करते हैं, CC की क्या क्या विशेषता होती है। पहला तो बात क्या है, CC का फुल फॉर्म होता है कार्बन कॉपी। अब CC में क्या होता है, आप एक ईमेल को बहुत सारे कैंडिडेटों को भेजना चाहते हो। सपोज दैट एक ईमेल को आप 10 लोगों को भेजना चाहते हो, तो आप वो जो 10 कैंडिडेट हैं उनका एड्रेस आप CC में डाल दो। आप एक ईमेल 10 लोगों को भेजना चाहते हो तो आप उन 10 लोगों का जो ईमेल आईडी ना वो CC में लिख दो आप, तो वो जो आपका ईमेल है वो उन 10 लोगों तक पहुंच जाएगी जिसको आप भेजना चाहते हो। अब इसकी सबसे खास बात ये है, उन 10 के 10 लोगों को पता चल जाएगा कि ये वाला जो मेल है वो हमारे अलावा और किस किस तक पहुंचा है। ठीक है, आप 10 कैंडिडेट हैं, 10 कैंडिडेटों को एक ही मेल भेजना चाहते हो, साथ में आप उन 10 के 10 लोगों को यह भी बताना चाहते हो
कि ये मेल मैंने किस किस को सेंड किया है, आपके अलावा और किस किस को सेंड किया है, तो प्यारे साथियों आप सीसी का यूज करें। जब आप उन ईमेल आईडियों को सीसी में लिखोगे तो वो जो ईमेल आईडी है वो 10 लोगों तक भी पहुंच जाएगी, साथ ही साथ उन 10 लोगों को ये भी पता चल जाएगा कि ये वाला जो ईमेल है वो हमारे अलावा इन 9 लोगों तक और पहुंचा है। ठीक है, तो जब आप सीसी करते हैं तो सीसी की लिस्ट भी ईमेल रिसीवर करने वाले लोगों को पता चल जाती है। अब देखो प्यारे साथियों, मैं इसको समझाता हूं। क्वेश्चन क्या था? निम्नलिखित ईमेल फील्ड्स में स्वामी को संदेश मिलने पर वह कौन से ईमेल पता को जान सकेगा? प्यारे साथियों, स्वामी को पता चला ईमेल के बारे में, तो वो कौन कौन से जान सकेगा? सीसी को भी जान पाएगा और टू को भी जान पाएगा। अब मैं बीसीसी के बारे में बताता हूं। बीसीसी का फुल फॉर्म होता है ब्लाइंड कार्बन कॉपी। कई जगह पर इसका फुल फॉर्म ब्लैक कार्बन कॉपी भी लिखा होता है, ब्लैक नहीं होता, वो ब्लाइंड होता है, ब्लाइंड कार्बन कॉपी, अंधा कार्बन कॉपी। अब मैं समझाता हूं। बीसीसी का इस्तेमाल आप तब करें जब आप चाहते हैं कि जिसको आपने ईमेल भेजा है उसे ये ना पता चल सके कि ये ईमेल किसी और को भी पहुंचा है। जब आप कई लोगों के पास ईमेल भेजते हैं और आप चाहते हैं कि उनको ईमेल लिस्ट का पता न चले, यानी किस किस के पास ये ईमेल सेंड किया है, ये उन्हें आपस में ना पता चले, सीसी मेल लिस्ट को दिखाई रिप्लाई का भी पता चलता है, जबकि बीसीसी लिस्ट में रिप्लाई छुप जाता है। अब दोनों में केवल एक माइनर सा अंतर है, सीसीसी में और बीसीसी में। भाई दोनों के द्वारा आप एक ही ईमेल को बहुत सारे लोगों तक पहुंचा सकते हो। बीसीसी और सीसी ये दो ऐसे ऑप्शन हैं जिनके माध्यम से आप एक ही ईमेल को बहुत सारे लोगों को फॉरवर्ड कर सकते हो। अब दोनों में एक सबसे बड़ा डिफरेंस क्या है कि सीसी के माध्यम से जिन लोगों को आप मेल भेज रहे हो उन लोगों को यह भी पता चल जाता है कि ये मेल हमारे अलावा और कौन कौन किन किन लोगों तक ये पहुंची है। जबकि बीसीसी की सबसे खास विशेषता यह है कि आपने जितने भी लोगों को ईमेल भेजा है उनको बाकी के कैंडिडेटों के बारे में पता नहीं चल पाता है। ठीक है, सपोज दैट ये ईमेल आपने 10 लोगों को बीसीसी किया, तो इन 10 लोगों को बीसीसी कर दिया, अब इन तक ईमेल पहुंच गई, लेकिन इन लोगों को यह किसी भी हाल में पता नहीं चल पाएगा कि यह ईमेल हमारे अलावा और किस किस तक पहुंची है। जबकि सीसी में क्या होगा, सीसी के माध्यम से यदि आप 10 कैंडिडेटों को मेल भेजते हो तो उन 10 के 10 लोगों को पता चल जाएगा कि यह मेल हमारे अलावा और किन किन तक पहुंची है। बस इतना सा अंतर है बीसीसी और सीसीसी में। तो इस टाइप का क्वेश्चन आजकल यहां से ये जो दे रखा है इस टाइप का क्वेश्चन नहीं आता, आजकल सीसी और बीसीसी का फुल फॉर्म भी पूछ लेता है। बाकी इस टाइप का क्वेश्चन बन सकता है जो आपने समझ लिया होगा, बस कॉमन सी बात है, सिंपल सा काम है यहां पर। कंप्यूटर मेमोरी के बारे में निम्नलिखित में कौन से कथन सही है? रीड ओनली मेमोरी वोलेटाइल मेमोरी है, रैंडम एक्सेस मेमोरी वोलेटाइल मेमोरी है, सेकेंडरी मेमोरी वोलेटाइल मेमोरी है। अब यहां पर ये 4 ऑप्शन है। पहला ऑप्शन है केवल पी और आर दोनों सही है, दूसरा है केवल पी सही है, तीसरा है केवल क्यू सही है, चौथा है केवल पी और क्यू। बताओ इनमें कौन सा कथन सही है? बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है, इसका आंसर दो प्यारे साथियों। इस क्वेश्चन का आंसर दो प्यारे साथियों, बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है, बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है। बहुत ही इजी क्वेश्चन है प्यारे साथियों। बताओ
अब प्यारे साथियों देखो इस क्वेश्चन में सीन क्या है, मैं आपको समझा देता हूं एक बार। देखो यहां पर मैं आपको समझाता हूं अच्छे से। वोलेटाइल का मतलब होता है नाशवान, ज्वलनशील, जो जल जाता हो, जो खत्म हो जाता हो, ठीक है। नॉन वोलेटाइल का मतलब होता है जो खत्म ना होता हो। रोम, अब रोम का फुल फॉर्म होता है रीड ओनली मेमोरी। अब रीड ओनली मेमोरी क्या है? एक स्थायी मेमोरी है, एक परमानेंट मेमोरी है। लाइट जाते ही इस मेमोरी के डाटा कभी डिलीट नहीं होते। इस मेमोरी के डाटा तब डिलीट होते हैं जब आप खुद डिलीट करते हो, बाकी ऑटोमेटिकली तरीके से इस मेमोरी के डाटा कभी डिलीट नहीं होते। जबकि वोलेटाइल मेमोरी कौन सी मेमोरी होती है? जो लाइट जाते ही डिलीट हो जाती है, जिसके डाटा जैसे लाइट गई तुरंत डिलीट। जबकि रोम क्या है? एक परमानेंट मेमोरी है। तो प्यारे साथियों रोम क्या होगी? एक नॉन वोलेटाइल मेमोरी होगी, ना कि वोलेटाइल मेमोरी, इसलिए ये गलत। रैंडम एक्सेस मेमोरी एक वोलेटाइल मेमोरी, बिल्कुल ठीक है भाई। जो रैम है एक अस्थायी मेमोरी होती है, जैसे लाइट जाती है तुरंत रैम पूरी खाली हो जाती है, पूरी डिलीट हो जाती है। तो वोलेटाइल क्या है? एक नाशवान मेमोरी है जो डिलीट होती है, ज्वलनशील होती है, गतिशील मेमोरी होती है। और सेकेंडरी मेमोरी, जो सेकेंडरी मेमोरी है प्यारे साथियों, ये भी एक नॉन वोलेटाइल नेचर की मेमोरी है। कैसी है? नॉन वोलेटाइल नेचर की मेमोरी है। अब मैं इन दोनों के बारे में समझाता हूं। देखो रैम और रोम दोनों को पढ़ते हैं, नोट्सों से लिया है मैंने फोटो। रैम का फुल फॉर्म होता है रैंडम एक्सेस मेमोरी। रैम कंप्यूटर की प्राथमिक मेमोरी होती है, प्राइमरी मेमोरी कहते हैं इसको हम कंप्यूटर की। इसको मुख्य मेमोरी भी कहते हैं। रैम एक वोलेटाइल मेमोरी है क्योंकि करंट बंद होते ही रैम में मौजूद समस्त डाटा डिलीट हो जाता है। अतः रैम कंप्यूटर की अस्थायी मेमोरी है क्योंकि यह डाटा को अस्थायी रूप से स्टोर करती है। कंप्यूटर द्वारा वर्तमान में किए जा रहे कार्यों को, डाटा को रैम में स्टोर किया जाता है। कंप्यूटर द्वारा वर्तमान में किए जा रहे कार्यों को या डाटाओं को हम रैम में स्टोर करते हैं। प्यारे साथी जो काम फिलहाल में हो रहा है उन डाटाओं को, उन कामों को हम स्टोर करने के लिए रैम का यूज करते हैं। रैम एक रीड राइट मेमोरी है, इसमें हम डाटा को पढ़ने और लिखने दोनों का काम कर सकते हैं। तो ये आपको बहुत अच्छे से ध्यान रखना है प्यारे साथियों कि रैम एक रीड राइट मेमोरी है, इसमें हम डाटा को पढ़ने और लिखने दोनों का काम कर सकते हैं। जरूरत पड़ी हम इसको मॉडिफाई भी कर सकते हैं, लिख भी सकते हैं। कीबोर्ड, माउस या कंप्यूटर के अन्य किसी भी इनपुट डिवाइस के द्वारा इनपुट किया गया डेटा का प्रोसेस होने से पहले रैम में ही संग्रहित होता है। आपने प्यारे साथियों कोई भी डाटा दिया कंप्यूटर को प्रोसेस करने के लिए कि भाई ये डाटा दे रहे हैं इसके ऊपर काम कर, तो जो सीपीयू है वो काम करने के लिए डाटा कहां से उठाता है? मेमोरी से उठाता है। तो हमारे द्वारा जो निर्देश दिए हुए, चाहे वो माउस के द्वारा दिया हो, चाहे वो हमने कीबोर्ड के द्वारा दिया हो, चाहे वो माइक्रोफोन से दिया हो, हम कंप्यूटर को जो भी निर्देश देते हैं काम करने के लिए, वो हमारा निर्देश जाकर सबसे पहले रैम में स्टोर होता है। फिर सीपीयू कंट्रोल यूनिट से निर्देश लेकर मेमोरी से डाटा उठाता है। कहां से? रैम से डाटा उठाता है और फिर उनको प्रोसेस करता है। बस सिंपल सा झंझट है, प्रोसेस है सॉरी। जैसे ही हम कंप्यूटर को चालू करते हैं तो निर्देशों का समूह हार्ड डिस्क से रैम पर कॉपी हो जाता है। रैम का उपयोग सर्वर, मोबाइल, कंप्यूटर, टैबलेट आदि उपकरणों में किया जाता है। अब हम रोम के बारे में बात कर लेते हैं। रोम रीड ओनली मेमोरी। रीड ओनली, रीड ओनली, रीड ओनली का मतलब है इसको हम केवल पढ़ सकते हैं। रीड का मतलब पढ़ना, ओनली का मतलब ओनली, और मेमोरी का मतलब मेमोरी, मतलब इसको हम केवल पढ़ सकते हैं। केवल पढ़ सकते हैं इसका मतलब हम इसे मॉडिफाई नहीं कर सकते। मतलब लाइट जाने पर इस मेमोरी के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। लाइट जाने का इस मेमोरी के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ये एक मेमोरी बहुत ही परमानेंट मेमोरी है, एक स्थायी मेमोरी होती है। इस मेमोरी में संग्रहित डेटा को नष्ट या परिवर्तित नहीं कर सकते। इसका उपयोग कंप्यूटर में डेटा को स्थायी रूप से स्टोर करने के लिए किया जाता है। प्यारे साथियों रोम का प्रयोग हम कंप्यूटर में डेटा को परमानेंटली रूप से स्टोर करने के लिए यूज करते हैं। रोम सिस्टम को ऑन करने में मदद करता है। जो रीड ओनली मेमोरी है वो कंप्यूटर सिस्टम को ऑन करने में मदद करता है। रोम मदरबोर्ड के ऊपर स्थित एक सिलिकॉन चिप होती है जिसके निर्माण के समय ही निर्देशों को इसमें संग्रहित कर दिया जाता है। प्यारे साथियों जो रोम होती है ना वो मदरबोर्ड पर लगी होती है। पहली बात,
रोम कहाँ पर लगी होती है? मदरबोर्ड पर लगी होती है। रोम क्या है? एक सिलिकॉन की चिप होती है। रोम मदरबोर्ड पर लगी होती है, रोम सिलिकॉन चिप है। इसके निर्माण के समय ही निर्देशों को रोम में स्टोर कर दिया जाता है। जब रोम का निर्माण करते हैं उसी समय जो इंस्ट्रक्शन उनको रोम में स्टोर कर देते हैं। ये सिंपल सी बात है जो आपको अच्छे से याद रखनी है। रोम संग्रहित सूचनाएं, डेटा को हम केवल बार बार पढ़ सकते हैं, उन्हें बदल नहीं सकते, इसलिए रोम रीडेबल मेमोरी है। प्यारे साथियों, रोम के अंदर जितने भी डाटा होते हैं उनको हम बदल नहीं सकते, केवल उनको हम पढ़ सकते हैं। पढ़ने की कोई लिमिट नहीं होती, हम उसको अनलिमिटेड तरीके से अनलिमिटेड बार पढ़ सकते हैं, इसलिए रोम को हम रीडेबल मेमोरी बोलते हैं, मतलब बार बार पढ़ने वाली मेमोरी बोलते हैं। रोम का प्रयोग कंप्यूटर के अलावा वॉशिंग मशीन, माइक्रोवेव, ओवन, टीवी, एसी आदि में किया जाता है। रोम में कंप्यूटर की फंक्शनलिटी के संबंधित सभी निर्देश स्टोर रहते हैं। रोम में कंप्यूटर की फंक्शनलिटी से संबंधित सभी निर्देश स्टोर रहते हैं। रैम रोम की तुलना में अधिक महंगी व अधिक प्रोसेसिंग स्पीड वाली होती है। ध्यान रखना, रैम होती है ना, वो रोम की तुलना में अधिक महंगी होती है, अधिक प्रोसेसिंग स्पीड वाली होती है। रोम कंप्यूटर का स्टार्टअप रूटीन रखती है। कंप्यूटर का स्टार्टअप रूटीन कौन धारण करती है? रोम करती है। रोम का उपयोग फर्मवेयर अपडेट के लिए किया जाता है, जिसका अर्थ है कि इसमें कंप्यूटर के संचालित होने पर क्या होना चाहिए, इसके लिए मूल निर्देश होते हैं। कंप्यूटर को चालू करने पर क्या होना चाहिए, जैसे कंप्यूटर चालू होगा तो उसमें क्या क्या होना चाहिए, इससे संबंधित जितने भी निर्देश होते हैं सारे के सारे रोम में स्टोर होते हैं। तो ये भी आपको बहुत अच्छे से डिटेल में समझ में आ गया होगा। मैंने अभी आपको समझाया था इस तरीके का क्वेश्चन। यहां पर 8 लिखते ये बिट्स में कन्वर्ट हो गई, 8 नहीं लिखा होता तो ये बाइट में कन्वर्ट रहती। ठीक है, कौन सा अंतिम रूप से मेल खा रहा है बताओ। अब मैं प्यारे साथियों, ये मैं आपको इसका वैसे नहीं दिखाऊंगा, फुल फॉर्म वगैरह नहीं है, आंसर नहीं बताऊंगा, आप यहीं से इसका आंसर बताने की कोशिश करो। 1 मेगाबाइट 1024 मल्टीप्लाई 1024 मल्टीप्लाई 8 बिट्स, ये इसकी टोटल स्टोरेज हो गए। HTTPS हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल सिक्योर, वर्ल्ड वाइड वेब पोर्टेबल डॉक्यूमेंट्स फॉर्मेट। तो यहां पर गलत क्या है? ये है, यहां पर स्टैंडर्ड नहीं, यहां पर सिक्योर आएगा। क्या आएगा? सिक्योर आएगा। HTTPS का फुल फॉर्म होता है हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल सिक्योर। HTTPS हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल सिक्योर, इसका प्रयोग संचालित डेटा को ईवड्रॉपिंग साइबर अटैक से बचाने के लिए किया जाता है। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है प्यारे साथियों, HTTPS का प्रयोग किस में किया जाता है? डाटा को साइबर अटैक से बचाने के लिए किया जाता है। यदि आप डाटा को साइबर अटैक से बचाना चाहते हो तो आपको इसके लिए HTTPS का उपयोग करना होगा। इसी तरीके से प्यारे साथियों बहुत सारे प्रोटोकॉल्स हैं जो मैं आपको पढ़ा दिया था। IMAP के बारे में पढ़ा दिया था। IMAP का फुल फॉर्म होता है इंटरनेट मैसेज एक्सेस प्रोटोकॉल। ईमेल से सर्वर तक पहुंचने के लिए एक स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल है। यह क्लाइंट एवं मेल सर्वर के बीच में संबंध स्थापित करता है। POP पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल। POP एक क्लाइंट सर्वर प्रोटोकॉल है जिसका कार्य इंटरनेट पर उपलब्ध मेल सर्वर में से मेल को डाउनलोड कर क्लाइंट तक पहुंचाने के लिए किया जाता है। बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है। कंप्यूटर हार्डवेयर के किस भाग को कंप्यूटर के मस्तिष्क के नाम से जाना जाता है? बताओ, कंप्यूटर हार्डवेयर का कौन सा भाग है जिसे हम कंप्यूटर के मस्तिष्क के नाम से जानते हैं? CPU, मदरबोर्ड, रोम या रैम? और प्यारे साथियों, यदि आप फर्स्ट पेपर को सही ढंग से तैयार करना चाहते हो तो फर्स्ट पेपर का क्रैश कोर्स ले लो प्यारे साथियों। केवल 600 रुपये में आपको फर्स्ट पेपर का क्रैश कोर्स मिल जाएगा। इस क्रैश कोर्स का टारगेट है 35+ क्वेश्चन ठीक करना। इसमें आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट कंटेंट प्रोवाइड करवाया जाएगा। तो प्यारे साथियों, कंप्यूटर के मस्तिष्क के नाम से हम CPU को जानते हैं। अब यहाँ पर मैंने CPU के बारे में बता रखा है। CPU का फुल फॉर्म होता है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। CPU को प्रोसेसर या माइक्रो प्रोसेसर भी कहते हैं।
सीपीयू कंप्यूटर के मदरबोर्ड पर लगा एक वर्गाकार इलेक्ट्रॉनिक माइक्रोचिप होता है। सीपीयू कंप्यूटर के मदरबोर्ड पर लगा एक वर्गाकार इलेक्ट्रॉनिक माइक्रोचिप होता है। सीपीयू को कंप्यूटर का दिमाग भी कहा जाता है। सीपीयू कंप्यूटर से जुड़े सभी हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, इनपुट डिवाइस से प्राप्त डाटा एवं निर्देशों को संभालता है और उसे प्रोसेस करके परिणाम देता है तथा ऑपरेटिंग सिस्टम और अन्य प्रोग्रामों का भी संचालन करता है। ठीक है, सीपीयू कंप्यूटर से जुड़े जितने भी डिवाइस है, चाहे वो हार्डवेयर हो, चाहे सॉफ्टवेयर हो, चाहे इनपुट डिवाइस हो, इनसे डाटा और निर्देशों को प्राप्त करता है, उनको संभालता है, उसे प्रोसेस करके परिणाम को आउटपुट डिवाइसों तक पहुंचाता है। सीपीयू ऑपरेटिंग सिस्टम और जितने भी प्रोग्राम्स हैं उन सभी का संचालन करता है। सीपीयू कंप्यूटर कीबोर्ड से प्राप्त समस्त निर्देशों को पालन करता है। जो सीपीयू है वो कंप्यूटर कीबोर्ड से जितने भी निर्देश मिले हैं उन सभी का पालन करता है। सीपीयू कंप्यूटर के सभी कार्यों को कंट्रोल करता है, उन्हें प्रोसेस करता है। सीपीयू अंकगणितीय गणना और तार्किक गणना दोनों तरीके के काम करता है। सीपीयू प्यारे साथियों अर्थमेटिकल और लॉजिकल दोनों तरीके के काम करता है। सीपीयू के प्यारे साथियों टोटल 3 भाग होते हैं। एक एएलयू होता है, दूसरा सीयू होता है, तीसरा मेमोरी होता है। निम्नलिखित में कौन से ऑडियो फाइल फॉर्मेट है? बताओ यहां पर ऑडियो फाइल फॉर्मेट कौन कौन सा है? .wav है, .aac है, .wmv है या .flv है? बताओ। अब देखो प्यारे साथियों यहां पर सही आंसर है पहला और दूसरा। .wav, .aac ये क्या है? ऑडियो फाइल फॉर्मेट है। अब यहां पर देखो मैंने अपने नोट्सों में बता रखा है एक्सटेंशन के जरिए ही हम कंप्यूटर में फाइलों को पहचानते हैं। एक एक्सटेंशन होता है, एक्सटेंशन के जरिए ही प्यारे साथियों हम कंप्यूटर में फाइलों को पहचानते हैं। एक्सटेंशन हमेशा फाइल के नाम के अंत में लगे होते हैं। भाई कंप्यूटर में फाइलों को पहचानने के लिए हम किसका उपयोग करते हैं? एक्सटेंशन का। कंप्यूटर में फाइलों को पहचानने के लिए हम एक्सटेंशन का प्रयोग करते हैं और एक्सटेंशन का उपयोग हमेशा फाइल के नाम के अंत में होता है। इमेज फाइल एक्सटेंशन कौन कौन से हैं? .bmp है, .gif है, .tiff है, .psd है, .dds है, .jpg है, .jpeg है, .png है। ये सभी की सभी क्या है? इमेज फाइल एक्सटेंशन है। आगे हम बात करें ऑडियो फाइल एक्सटेंशन के बारे में। .mp3 है, .mpa है, .aif है, .ra है, .m4a है, .wpl है, .mid है, .midi है, .wav है। ये सभी क्या है प्यारे साथियों? ऑडियो फाइल एक्सटेंशन है। अब हम आगे बात करते हैं वीडियो फाइल एक्सटेंशन के बारे में। .avi है, .3gp है, .flv है, .vob है, .mp4 है, .mov है, .mpg है, .mpeg है। ये सभी के सभी क्या है प्यारे साथियों? वीडियो फाइल एक्सटेंशन है। क्या है? वीडियो फाइल एक्सटेंशन है। इसी तरीके से बग है, आप जानते होंगे बग क्या होता है कंप्यूटर में। नहीं जानते तो इसको पढ़ लो। और बाकी प्यारे साथियों आप बहुत ही सीरियसली तरीके से तैयारी में लगे हो जून 2023 में नेट या जेआरएफ क्वालिफाई करने के टारगेट के साथ, और फर्स्ट पेपर को बहुत अच्छा करना चाहते हो, फर्स्ट पेपर में 35+ क्वेश्चन ठीक करना चाहते हो तो क्रैश कोर्स ले सकते हो। चार्ज फिलहाल में केवल और केवल 600 रुपये, बिल्कुल नाम मात्र चार्ज है। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी को देखने के लिए। थैंक्स बाय मेरे प्यारे साथियों। फिर मिलते हैं हम दूसरे ऐसे पॉजिटिविटी धमाकेदार मोटिवेशन वाले वीडियो के साथ।